नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका है एक एथलीट्स हैं संदीप कुमारी, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब बैन क्यों किया गया है? क्योंकि इनका डोप टेस्ट पास नहीं हो पाया, यानी कि डोप टेस्ट में फेल पाई गई हैं ये। और किस लिए फेल पाए? कुछ ना कुछ ये लोग दवाई लेती होंगी इनकी अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और ये खेलती क्या है? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो क्या होता है? चक्का फेंक बोलते हैं हिंदी में बोलें तो। एक तरीके से चक्का होता है, उसको कितना दूर फेंकना होता है, तो वही आपका डिस्कस थ्रो है। और डोप टेस्ट किया किसने है? वाडा ने किया है। अब वाडा क्या है? देखो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, सीधा सा पूछेगा क्योंकि इनको डोप टेस्ट लगा है तो जायज़ सी बात है चर्चा में रहेंगे ये। तो आपको याद रखना है कि संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्कस थ्रोवर। क्योंकि यहाँ से बस यही पूछेगा कि हाल ही में चर्चा रही संदीप कुमारी निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं या किस खेल से संबंध रखती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कस थ्रोवर। अब देखते हैं कि वाडा क्या है। वाडा का जो पूरा नाम आपका है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 10 नवंबर 1999 में की गई थी। और इसका जब 1999 में स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय लुसाने, यानी कि लुसाने कहाँ पे आपका है? स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे था। लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया है? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे आपका है? कनाडा में, ठीक है। इसकी जो टोटल लैब हैं, यानी कि जहाँ पे टेस्टिंग करता है ये वाडा, टोटल लैब्स इसकी जो हैं वो 35 हैं पूरे विश्व में, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत अपने स्तर पर जो डोपिंग टेस्ट करता है वो नाडा के द्वारा करता है, ठीक है। अब नाडा क्या है? ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाडा की स्थापना कब की गई थी और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आपका है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। आपने हाल ही में सुना होगा कुछ महीने पहले कि इसरो जो है 2021 में कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजेगा। और उन अंतरिक्ष को नाम क्या दिया गया है? व्योमनट्स। व्योमनट्स, ठीक है। अब ये नाम क्यों दिया गया? व्योम का मतलब होता है आकाश और नट्स का मतलब जानते हो अंतरिक्ष यात्री होता है, इसीलिए अपनी संस्कृति के हिसाब से इसका नाम व्योमनट्स दिया गया। अब ये केंद्र क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि देखो अभी भारत में इतना बड़ा कोई भी सैटेलाइट या कोई भी यान प्रक्षेपित करने के लिए कोई भी केंद्र नहीं, इसीलिए क्या किया इसरो ने एक अलग से उड़ान केंद्र स्थापित किया। स्थापित करेगा, अभी किया नहीं है। वो कहाँ पे करेगा? कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में, ठीक है। और सेपरेटली यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली ये गगनयान के लिए ही बनाया जाएगा। अब गगनयान क्या है जरा इसके बारे में देखते हैं, कब इसकी शुरुआत की गई थी। देखो गगनयान जो है आपका प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित का बजाय 2014 से इसके ट्रायल चल रहे हैं। कहीं सैटेलाइट भेजते हैं, कहीं डमी बना करके भेजते हैं। अब इसमें जो प्रस्ताव ये रखा गया कि भाई दिसंबर 2020 में और जुलाई 2021 में 2 बार ट्रायल होगा इसका। वो भी कैसा ट्रायल होगा? एक रोबोट के द्वारा। रोबोट इसमें भेजा जाएगा और किस तरीके से प्रतिक्रिया होती है इसके आगे फिर उसको जो है स्टडी किया जाएगा। फाइनली दिसंबर 2021 में इसमें जो है अपने व्योमनट्स जाएंगे और अंतरिक्ष का अध्ययन करके आएंगे। आगे इसमें क्या है? इसमें जाने वाले जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी ट्रेनिंग भी चालू है। अभी तो बंद होगी क्योंकि सब कुछ जानते हो लॉकडाउन है पूरा विश्व। तो 4 अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजे गए हैं? रूस में। अब रूस क्यों भेजे गए भाई? भारत में क्यों नहीं ट्रेनिंग दी? क्योंकि भारत में अभी तक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं स्थापित किए गए हैं, इसीलिए उन अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेज दिया गया? रूस की एजेंसी में भेज दिया गया। अब भाई रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कई बार पूछ लिया गया है, रोसकॉस्मोस, ठीक है। जैसे अपना भारत का इसरो है, रूस का रोसकॉस्मोस है, अमेरिका का नासा है। इस तरीके से हर देश की स्पेस एजेंसी अलग अलग होती है। तो भारत के जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं वो कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस में, ठीक है। ये गगनयान के बारे में हो गया। अब ये पूरा जो प्रस्ताव है वो किसके अंतर्गत काम कर रहा है? इसरो के अंतर्गत काम कर रहा है। और इसकी जो लागत रखी गई है वो 10,000 करोड़ रुपए रखी गई है। थोड़ा सा इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो की स्थापना
पहले इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगस्त 15 1969 को हुई थी, यानी कि 15 अगस्त 1969 को। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे आपका है? कर्नाटक में। और इसके जो वर्तमान में जो चीफ हैं डॉक्टर के सिवन हैं। आपने जब चंद्रयान 2 गया था तब वो बहुत चर्चा में आए थे, भावुक तस्वीर या उनका वीडियो आया था, तो इस तरीके से चर्चा में। तो याद रखना आप, इनके जो प्रमुख हैं वर्तमान में इसरो के, वो कौन है? डॉक्टर के सिवन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके पहले चीफ कौन थे, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि इसरो के पहले चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे क्या आपका है? अगला है एबल पुरस्कार। अब एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। अब एबल पुरस्कार गणित का नोबेल भी कहा जाता है। अब गणित का नोबेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो गणित में नहीं दिया जाता है, इसीलिए गणित के लिए एक अलग से कैटेगरी एबल की खोज कर दी गई और 2003 से इसकी शुरुआत कर दी गई। अब देखते हैं किसको दिया गया ये 2020 का। सबसे पहले हिलेल फ्रांटेनबर्ग और दूसरे आपके ग्रेगरी मार्गुलिस। इन दोनों नामों को याद रखना है, ऑप्शन में पूछ सकता है। किस लिए दिया गया है? ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेशन की विधियों का नया उपयोग, यानी कि इन थ्योरियों को नए तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसकी खोज की गई। किनके द्वारा? इन दो गणितज्ञों के द्वारा, और इसीलिए इनको 2020 का गणित का नोबेल यानी कि एबल पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट आपका है आइडियाथॉन। अब नाम से इसके लग रहा है कुछ विचारों की समिति होगी, कुछ संगठन बनाया होगा। अब किसके द्वारा बनाया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ में किसने बनाया है? जल शक्ति मंत्रालय। अब ये आपको याद रखना है, ये चर्चा में भी चल रहा है। अब कैसे चर्चा में चल रहा है? देखिए, अभी क्या है, कोविड-19 के होते हुए जितनी भी कंपनियां, जितनी फैक्ट्रियां हैं जहां से बहुत ही कार्बन उत्सर्जन या साथ में नालों के द्वारा नदियों में बहुत ही अपशिष्ट मिलाया जाता था, वो सब बंद है इस समय। तो इस चक्कर में क्या है कि भारत की जितनी भी नदियाँ हों, चाहे वो गंगा हो चाहे यमुना हो, एकदम से क्लीन हो गई है, जिसको साफ़ करने के लिए कई साल से कई सारे संगठन, कई सारे मंत्रालय काम कर रहे थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन अपने आप ये सब कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं चर्चा में है ये, तो याद रखिए आप क्यों। और ये साथ में ये जो मंत्रालय है वो पिछले साल ही बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय, और इसको जो मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये नाम याद रखना आप, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। अब ये काम क्या करेगा देखते हैं। सबसे पहला कि कोविड-19 के बाद में एकदम से जब कंपनियां खुलेंगी तो आप समझ सकते हो किस तरीके से अपशिष्ट निकलेगा वहाँ से, किस तरीके से कार्बन निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो प्रदूषण बहुत बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये प्रदूषण सिर्फ जल प्रदूषण के लिए काम करेगा। तो इसमें क्या है कि फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, यानी कि इसके बाद में कोविड-19 के बाद में नदियों का भविष्य क्या होगा, इसके लिए ये समिति चर्चा करेगी। साथ में जो नमामि गंगे है, नमामि गंगे क्या है? गंगा नदी को साफ करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। तो नमामि गंगे इसके अंतर्गत नई रणनीति बनाएगी। भाई अभी तो ये लोग सब मज़े कर रहे हैं, जितने भी सदस्य इसके हैं सब मज़े करें। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से गंगा नदी साफ़ हो चुकी है लगभग। अब जब जैसे ही ख़त्म होगा कोरोना, तब आप क्या करोगे? तभी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो वही यहाँ पे सब रणनीतियाँ बनाई जाएंगी आपकी। ठीक है, किसके अंतर्गत? ये आइडियाथॉन के अंतर्गत। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको? आइडियाथॉन किस मंत्रालय ने पहल शुरू की है? तो आपका आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इसके मंत्री मैंने क्या बताया? गजेंद्र सिंह शेखावत।